हम्म। तो आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा? वन डे इनफिनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है। Yes. देखो, सबसे पहले अभी जो हम बताए थे थोड़ा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन कर देते हैं कि वन डे पोटेंशियल बॉक्स हम लोग किसको बोलेंगे। सपोज करो एक पार्टिकल है, ठीक है, जो वन डायमेंशन में मूव कर रहा हो, इसका मास कुछ होगा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल। और इस रीजन में ये जो बॉक्स का रीजन है तुम्हारे पास, इसके अंदर क्या रहेगा? पोटेंशियल 0 रहेगा। और इसके बाहर पोटेंशियल क्या रहेगा? इन्फिनाइट रहेगा। इसके बाहर पोटेंशियल क्या रहेगा तुम्हारे पास? इन्फिनाइट। ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को जो लिखने का तरीका होगा यहाँ पे, वो कैसा हो जाएगा? पोटेंशियल होगा 0। कहाँ पे 0 होगा? जब तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू जो होगा, ठीक है, जो एक्स का वैल्यू है वो 0 से एल के बीच में हो, यानी इन दोनों के बीच। और बाकी जगह क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। ठीक है। ये थोड़ा सा Yes. डिस्कस किया था हम इससे पहले भी। अभी देखो, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट वगैरह था वो सब हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए है तो डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा। तो पहले जरा कंसिडरेशन वगैरह पहले लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे Yes. लिखना स्टार्ट कर दो कि कंसिडर अ पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m, कन्फाइंड। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा एक बार पूछ लेना, ठीक है। एंड Okay, कन्फाइंड sir. Yes, sir. टू मूव, confined to move in one dimension, in one dimension, along x axis ले लेते हैं, along x axis। ठीक है। तो लिमिट कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक। x जी. इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, एज ऑन इन फिगर, एज ऑन इन फिगर। तो जब भी तुमको इस टाइप का पोटेंशियल दिखे यहाँ पे, ठीक है, जो इस टाइप का कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये कैसा पोटेंशियल है? वन डिप इंफिनाइट पोटेंशियल बॉक्स। इसके बाद देखो, द पार्टिकल, द पार्टिकल इज फ्री, क्योंकि पोटेंशियल अंदर में 0 है। तो जहां पे पोटेंशियल 0 होता है वहां पे पार्टिकल क्या होता है? फ्री पार्टिकल होता है। जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, जिस भी केस में होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे, कहीं पे भी अगर पोटेंशियल 0 है तो उसपे वो जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? फ्री होगा। ठीक है, उसको फ्री पार्टिकल बोलते हैं। क्वांटम मैग्नेटिक में वैसे उसका भी एक है डेरिवेशन, बट आई थिंक हमारे सिलेबस में शायद वो नहीं है अभी। चलो ठीक है। वैसे एक चीज बताओ, अगर पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? पोटेंशियल सर 0 है तो फोर्स तो ऐसे एक्सटर्नल कुछ तो लगेगा नहीं. 0 लगेगा। हम्म। चलो, द पार्टिकल इज फ्री inside the particle is free inside the will, but cannot escape, cannot escape, but cannot escape for any value, for any value of energy of particle। अब सोचो, अगर एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल हो पोटेंशियल इन ए बॉक्स में यहाँ पे, ठीक है, जो ऑफकोर्स कोई ना कोई कुछ वेव मोशन में होगा यहाँ पे, ठीक है,
तो आप एक चीज बताओ, क्या पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है? ये जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है वो, चाहे एनर्जी कुछ भी हो, अगर ये इन्फिनाइट पोटेंशियल है तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट ये अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास इन्फिनाइट है तो कितनों भी एनर्जी दो, इसी के आसपास ये घूमेगा। ऐसा ही है। यस यस Yes. ठीक है, तो फिर देखो, द रिप्रेजेंटेशन, एक बार अच्छे से इसको लिख देते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोटेंशियल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कितना हो, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। पोटेंशियल जीरो, इन्फिनाइट, कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये, जीरो से बड़ा रहेगा और एक्स एल से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे। तो जब हम लोग डेरिवेशन लिखेंगे तो इस चीज को थोड़ा सा मेंशन कर देना, ठीक है। और फिगर को हो सके तो एक यहाँ पे बना देना, फिगर बना देना, ताकि वो ज्यादा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव थोड़ा रहेगा। थोड़ा फिगर से स्केल लेके बना देना, ठीक है। जो ऊपर है बनाए वही वाला। उसके बाद में हम लोग उसका ग्राफ वगैरह देखेंगे ना, तो उस टाइम फिर से बनाएंगे। अभी देखो, अभी दो तीन पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि पोटेंशियल इन ए वेल क्या है, इन्फिनाइट पोटेंशियल इन ए वेल, या फिर पोटेंशियल इन ए बॉक्स, जो भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर में पोटेंशियल जीरो है, बाकी जगह पोटेंशियल क्या है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो पार्टिकल जो भी रहेगा वो तुम्हारा इसी जो बॉक्स है इसके अंदर रहेगा, इसके बाहर हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सर। सकता है। ठीक है, नहीं तो सर। क्लासिकली पहले सोचते हैं। ठीक है, क्लासिकली क्या होना चाहिए, अगर सोचो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे नहीं है अभी, अगर हम क्लासिकल वे में सोचे तो वहां पे क्या होगा, जो पार्टिकल है, जो तुम्हारे पास ये पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, एक उसको अलग से बॉक्स बनाते थे। जो यहाँ पे तुम्हारे पास पार्टिकल है, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक में, ये जनरली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑस्किलेट करेगा आगे पीछे पार्टिकल्स। और जो ऑस्किलेट करेगा उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। तो जो भी तुम्हारे पास एनर्जी होगा वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज Q² बाय 2m। तो जो मोमेंटम हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, √2m ही हो जाएगा। देखो तो होगा, ±2m ही कर दो। तो इस मोमेंटम से यस क्या सर होगा, ये पार्टिकल इस बॉक्स में मूव करेगा, राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक यस सर। पार्टिकल सोचो, पहले मोमेंटम से मूव करेगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे आएगा, और इस टाइप से क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा बोल रहा है इसको। बट ये क्वांटम मैकेनिक्स भी सेम ऐसा ही रिपीट करेगा या फिर कुछ और होगा? चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे, और जो डिफरेंट होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को। श्रोडिंगर इक्वेशन देखो फंडामेंटल इक्वेशन है, और क्वांटम में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को यूज करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ भी चलो फिर लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो फिलहाल यहाँ पे लिख लो एक लाइन कि क्लासिकली, क्योंकि एग्जाम में लिख दोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा इस चीज को। ऐसे लगेगा ना जैसे, हाँ चलो इसको समझ में आ रहा है कि क्लासिकल से क्वांटम में कैसे आया वो सारी चीजें। तो क्लासिकली द पार्टिकल शुड हैव, द पार्टिकल द पार्टिकल शुड हैव, जो लिख रहे हैं वो समझ में आ जा रहा है ना? यस सर यस सर। चलो ठीक है, द पार्टिकल शुड हैव अ कांस्टेंट मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम, पी इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी एक्स ले लो, रूट अंडर ±√2m इंटू ई, राइट, टू मूव बैक एंड फोर्थ, या फिर टू एंड फ्रो भी कर सकते हैं, ड्यू टू
reflection from the boundaries, due to reflection from the boundaries. ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्रीज, ठीक है। अब देखो, अब देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम सर वो क्या लिखा है, मूव बैक एंड बैक एंड फोर्थ, आगे Fourth. पीछे, फोर। एफ और टी होता है ना स्पेलिंग इसका, देख लेना Yes. अगर वैसा कुछ रहा तो। quantum mechanically, the dynamics of the particle, the dynamics of a particle, the dynamics of a particle is governed by, is governed by using time independent Schrodinger equation, using time independent Schrodinger equation, independent Schrodinger equation है जी। अब बताओ, श्रोडिंगर इक्वेशन याद है? यस सर, कौन सा सर, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट लेंगे, ठीक है। यस सर। देखो जरा यहाँ पे, ऐसा ही है, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, यस सर। प्लस हाँ, फंक्शन ऑफ एक्स। 2m बाई एक्स का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ई माइनस वी एक्स, और फिर यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू 0, यही होता है ना। यस सर, यही है। चलो ठीक है। देखो अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तुम्हारा डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज बताओ कि तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन याद है ना, जो इससे पहले पढ़े थे सेमेस्टर 1 में या 2 में। यस सर। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो वाला? कुछ कुछ तो याद है। चलो देखो देखो, हो जाएगा, अभी याद नहीं है तो याद आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है एक खास रीजन में। दैट इज फ्री पार्टिकल, दैट इज फ्री पार्टिकल फॉर द रीजन, कहाँ से कहाँ तक के लिए फ्री पार्टिकल है, फॉर द रीजन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एल, ठीक है। सो यहाँ तक के लिए जो इक्वेशन बनेगा, सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई 2m बाई एच कट का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा, ये इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। साई एक्स को सिर्फ साई लिख के चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? जिसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन में लेके चलो तो के एक्स मान लो, के एक्स का स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, वेयर तुम्हारे पास के एक्स का स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, रूट अंडर 2me बाई एच कट का स्क्वायर, 2me बाई एच कट का स्क्वायर, ठीक है।
Yes, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मानते हैं और के स्क्वायर नहीं, के इक्वल टू होगा ना, ये के स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूरा को हम लोग क्या माने, के स्क्वायर मान लिए यहाँ से यहाँ तक को। तो के क्या हो जाएगा, √2mE/x² इसको इक्वेशन 3 माने। और जो के एक्स है ना, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इक्वेशन 4 के एक्स को मान लिए हम लोग, ठीक है। sir. अभी देखो, अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। ये तो एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, d2ψ/x² प्लस के एक्स स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट हो गया, साई इक्वल टू 0। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 विल बी, क्या बनेगा, कुछ याद है। जरा याद करो इसको, हम d2ψ/dx² क्या लिख सकते हैं, m² इंटू साई प्लस के एक्स स्क्वायर, तो उसको के एक्स स्क्वायर ही रहने दो, इंटू साई इक्वल टू 0। साई को यहाँ से बाहर ले आओ तो क्या आ जाएगा, m² प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स निकालते थे ना, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आई के एक्स आएगा। यस सर, समझ में आ रहा? ये जैसे ये कॉम्प्लेक्स आ गया। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, कॉम्प्लेक्स वाला आएगा। कुछ Yes, याद आ sir. रहा है, यस सर। हाँ सर। आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली लिख रहे हैं हम। एग्जाम में इतना कुछ करना नहीं है, ये निकालना नहीं है, वरना काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे निकाला भी नहीं जाता है इस चीज को। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखे, जो साइन एक्स का तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ए इंटू साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी कॉस ले लो यहाँ पे के एक्स इंटू एक्स। ये चीज समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ। इक्वेशन 5 मान लो, ये कैसे आ रहा है, समझ में आ यस रहा है। सर। यस सॉल्यूशन है सर, डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स वाला याद का। होगा इसका सॉल्यूशन क्या था, e⁴ और फिर ब्रैकेट में C1 साइन बीटा एक्स प्लस, ऐसा कुछ एक टर्म था, प्लस बी हो जाएगा कॉस बीटा एक्स। तो यहाँ पे दो रूट्स था ना, ये अल्फा प्लस आई बीटा लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो जो अल्फा यहाँ पे क्या है, 0 है रूट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक और पार्ट जो आता है e⁴x, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e⁴0 वन कितना हो हो जाएगा जाएगा, सर, हाँ। 1 हो जाएगा। तो इसका कोई रोल है नहीं एक्सपोनेंशियल वाला, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन वाला फॉर्म आ जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे डाउट होगा तो एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन वाला देख लेना जाके। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग यूज करेंगे यस बाउंड्री सर। कंडीशन, ठीक है। अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन है तुम्हारे पास, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन द वेव फंक्शन must vanish must vanish at boundaries। क्या बता, बाउंड्री पे कोई पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी है क्या। ऐसे बाउंड्री में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एल पे जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। वेव फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा, x इक्वल टू 0 एंड x एल पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलो अब इसी बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे क्या लेते हैं, पहला बाउंड्री क्वेश्चन यूज करो पहले, ठीक है, ये वाला और फिर ये वाला। तो नाउ एट नाउ एट x इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो हमारे पास साई 0 का वैल्यू क्या आएगा,
साइन जीरो मतलब एक्स की जगह पे क्या क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ए इंटू साइन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस बी इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन। तो बी यानी जीरो प्लस बी कितना, इतना आ गया। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन जीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। तो वेव फंक्शन क्या बन जाएगा फिर से, साइन एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए साइन के एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखो जब दूसरा बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो वहां भी फंक्शन क्या होना चाहिए, जो वेव फंक्शन है वो भी जीरो होना चाहिए, एक्स इक्वल टू एल पे। तो जैसे ही हम लोग एक्स इक्वल टू एल पे यहाँ पे इसको जीरो करेंगे, ठीक है, जरा देखो उसको, एट यहाँ पे लिख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू एल, तो साई एल पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ए इंटू साइन के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एल पुट करेंगे, ध्यान दो। तो अब एक चीज बताओ, ए तो जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्या ए जीरो हो सकता है, देखो यहाँ पे ए कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब जीरो क्या होना चाहिए, साइन के एक्स जीरो होना चाहिए, साइन यस के सर, यस सर। एक्स और एल, ये जीरो होगा। अब बताओ साइन के किस वैल्यू पे ये क्या होगा, जीरो रहेगा, साइन के साइन किस के वैल्यू सर पे, 0 डिग्री पे, उसके बाद यानी के एक्स इंटू एल का वैल्यू क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, एन टाइम्स पाई होना चाहिए। यस देखो सर। तो, ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गया तो कह सकते हैं साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर जीरो होगा, चाहे वो जीरो हो या फिर पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो, फोर पाई हो, सब में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से के एक्स का वैल्यू निकल कितना आ रहा है, एन पाई बाई एल, एन पाई बाई क्या निकल के आ रहा है, एल। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये आगे काम आएगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, यस सर। चलो के एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, एन पाई बाई एल। अब यहाँ से देखो वेव फंक्शन को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, यहाँ से वेव फंक्शन क्या बनेगा, सो साई एक्स बिकम्स, सो साई एक्स बिकम्स कितना आ जाएगा, साई यानी वेव फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास ए इंटू साइन, ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल, इसको मान लो इक्वेशन 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। चलो यहाँ पे तो आ गए हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ये करते हैं, देखो अभी निकालते हैं, अब एनर्जी आयन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी सबसे पहले क्या निकालते हैं, एनर्जी का आयन वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छे से लिख लो, आयन वैल्यू, आयन वैल्यू इसी का है। ठीक है, तो आयन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6, ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, और एक इक्वेशन ले लो एंड 3 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड, एक मिनट जरा यहाँ पे देखने दो, के एक्स का वैल्यू हम लोग कितना माना था, इक्वेशन 3 या 4, 4। 4। ठीक है, 4 माना है ना, सो 4 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 4। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट, ऐसा करो दोनों को पुट कर दो, के एक्स की जगह पे, के एक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल। तो के एक्स की जगह पे वो इक्वेशन पुट करते हैं, कितना है के एक्स की जगह पे, 2m e बाई एच कट का स्क्वायर इक्वल टू एन पाई बाई एल, यही है ना। यस सर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2m e बाई एच कट
स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर। और यहाँ से जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा, एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय 2m इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका एनर्जी आ रहा है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स का ही एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वेयर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू 1 मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट एनर्जी। फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एनर्जी का लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है तुम लोग का कि हेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एन इक्वल टू क्या है, जीरो नहीं है। क्यों नहीं होगा जीरो, जीरो जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी मतलब एनर्जी का जीरो होना, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है कहने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी जीरो हो गया तो जो तुम्हारे पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वायलेट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो एन का वैल्यू है कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसी तरह एक लाइन में लिख लो पहले, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज it would lead to violation of it would lead to violation of Heisenberg Heisenberg uncertainty principle। Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, इसलिए n का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। अब देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास n का वैल्यू मान लेते हैं जीरो हो जाएगा, इफ n इक्वल टू जीरो, तो कह सकते हैं एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर एनर्जी जीरो हो गया इट मीन्स जो मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0 हो जाए। ठीक है, और फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग अगर डेल्टा पी तुम्हारा जीरो हो गया तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, एच कट बाई डेल्टा पी होता है। इट मीन्स एच कट बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो, दैट इज इन्फिनिटी। क्या ये पॉसिबल है, इनफिनाइट। ठीक नहीं है, सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, बट लिख सकते हैं वी हैव ओनली एक्स इक्वल टू जीरो टू एल, बट हमारे पास तो जीरो से लेके एल तक ही है ना। सो यस। एन इक्वल टू जीरो ये इज अलाउड नॉट अलाउड या फिर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जैसे कि एग्जाम में बना के लिखना, वो है 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी में याद रखना कि एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, एन का वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा। इस केस में हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ हम लोग एन का वैल्यू जीरो लेते हैं बस। तो यहाँ पे अगर हम लोग एन का वैल्यू क्या पुट किए, वन, इफ वी पुट एन इक्वल टू वन, तो जो आयन वैल्यू मिलेगा, आयन वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाई 2m इंटू एल का स्क्वायर। दिस इज नॉन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज 0 पॉइंट एनर्जी। दिस इज नॉन एज 0 पॉइंट एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वो मिनिमम एनर्जी है जो उस पार्टिकल में रह सकता है। ठीक है, इसको लिखा दे क्या, 0 पॉइंट तो लिख ही लो हल्का सा, ठीक है, बेटर रहेगा। इट इज द मिनिमम एनर्जी, मतलब इससे कम एनर्जी का होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, थोड़ा बताते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी
of the particle, it is a minimum energy of the particle which can have in accordance with Heisenberg uncertainty principle. With Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलो अब देखो जरा हम एनर्जी को थोड़ा सा और देखते हैं। ई एन इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ई स्क्वायर इंटू ई वन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब जो बचा हुआ पार्ट था तुम्हारे पास ई एन, वो क्या था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है, तो ये एन स्क्वायर के मल्टीपल में पाया जाएगा, ठीक है। यस। यस। और एन इक्वल टू 1, E1 तुम्हारे पास जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, E1 रहेगा। अब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या रहेगा, E2 का वैल्यू 4 टाइम्स E1। अब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E3 इक्वल टू 9 टाइम्स E1 होगा ना, ठीक है। यस जैसे सर। जैसे लिमिट करते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा वो। चलो ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे जो एनर्जी का लेवल हो जाएगा यहाँ पे। तो तुम्हारे पास मान लेते फॉर्स एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मान लेते। तो इस पे कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और दूसरा मान लो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स E1 हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स E1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, E1 E2 और E3 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम आयन फंक्शन के बारे में, ठीक है। अभी ये हो गया तुम्हारे पास एनर्जी, ठीक है, आयन वैल्यू। अभी तक जो भी देखे वो क्या है, आयन वैल्यू है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो आयन वैल्यू में करना ही है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, और जो यहाँ पे एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन से, क्या क्वांटाइज्ड है या नहीं है, देखो जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है ना। वी कैन से दैट यस सर। एनर्जी ऑफ 1D infinite potential box, energy of 1D infinite potential box is quantized, तो वहाँ सर डैट डैट 2 बार लिख दिए। क्या है, 2 बार लिख के फिर से बताओ। सर वहाँ पे लिखे ना, वी कैन से डैट, वो फिर हाँ, डैट लिख तो दिया। 2 बार आ गया ना, चलो ठीक है, ठीक। एनर्जी ऑफ 1 डायमेंशनल इनफिनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइजेशन को यहाँ पे हम लोग को पता चलिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, इसी टॉपिक का है दूसरा जो है वो है तुम्हारे पास आयन फंक्शन। इसके बाद किसी बात करेंगे आयन फंक्शन, आयन फंक्शन, आयन वैल्यू के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं आयन फंक्शन के बारे में। और आयन फंक्शन तुम्हारे पास क्या आया था, फ्रॉम इक्वेशन, आयन फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 7। देखो आगे हम दूसरे पार्ट में बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके सर। ओके सर। फ्रॉम इक्वेशन 7 जो साई एक्स यानी जो वेव फंक्शन मिलेगा यानी आयन फंक्शन, वो क्या रहेगा, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। इसको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। तो चलो नॉर्मलाइज नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ओके सर।
चलो ठीक है।